Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 की थर्ड क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाकी फीचर्स को आगे समझेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में किया क्या था, उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 5 था हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड यानी डिमांड की स्टडी करना। हमने डिमांड के बारे में सारा पढ़ा। ठीक है, इस चैप्टर में पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि दो तरह की डिमांड कर्व होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक होती है मार्केट डिमांड। ठीक है, हमने स्केड्यूल तो पहले ही पढ़ लिया था कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होता है वो स्केड्यूल जिसमें एक कंज्यूमर या एक कोई भी बायर अपनी सारी कॉम्बिनेशंस बताएं कि अलग अलग प्राइसेस पे वो सेम कमोडिटी के अलग अलग क्वांटिटीज कैसे बाय करेगा, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, और मार्केट डिमांड स्केड्यूल, मार्केट वर्ड ही क्लियर कर रहा है। मार्केट डिमांड स्केड्यूल का मतलब है जब हम ग्रुप ऑफ बायर्स या मार्केट को लेके चलते हैं एज एन होल, उनके बारे में जब हम उनका स्केड्यूल बनाते हैं, उनका डिमांड के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, फिर हमने देखा कि डिमांड स्केड्यूल के साथ साथ डिमांड कर्व्स भी होती हैं। दो तरह के स्केड्यूल पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इसी कारण दो तरीके की स्लोप्स भी होती है। ठीक है, पहली हमने देखी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हमने देखा, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या एक बायर किस तरीके से अपनी वॉन्ट्स को या अपनी कह सकते हैं डिमांड्स को एक स्केड्यूल में जब फिट करता है और उस स्केड्यूल को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, इस डिमांड कर्व में आज देख सकते हैं कि एक तरफ हमें प्राइजेस दिए हैं, एक तरफ हमें क्वांटिटी दी है। ये हमें ये बता रहा है कि वो पर्टिकुलर कंज्यूमर किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बाय करने को विलिंग है। ठीक है ना, फिर हमने देखा था मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में हमने देखा, हमने ये अजम्पशन लेके चले कि हमने पहले ही पता कि इकोनॉमिक्स है, अजम्पशंस के बिना तो चलेगी नहीं। ठीक है ना, तो मार्केट डिमांड कर्व में हम पहले अजम्पशन लेके चले कि चलो अब पूरी मार्केट को तो हम स्टडी नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ी है, कितने सारे लोग हैं, इकट्ठे कैसे स्टडी करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा लेट्स अज्यूम कि पूरी मार्केट में सिर्फ दो ही जाने हैं और उनकी स्टडी करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही अजम्पशन लेके दो बायर्स की डिमांड कर्व बनाई, एक बायर ए की एक बायर बी की, और उन दो डिमांड कर्व को जब आप कंबाइन कर दो, जब आप इकट्ठे कर दो या प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो उस वो बन जाती है हमारी मार्केट डिमांड कर्व, यानी पूरी मार्केट कितना डिमांड करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे दो कंज्यूमर क्यों लिए, क्योंकि उसने अज्यूम किया है कि हमारी मार्केट में इस टाइम पे दो कंज्यूमर है, यानी जब दो कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड करोगे तभी पूरी मार्केट की डिमांड पता लगेगी ना। इसीलिए हमने यहाँ पे दो कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड किया और हमें मार्केट की डिमांड मिल गई। ठीक है, जब हमने इंडिविजुअल और डिमांड कर्व किया, मार्केट डिमांड कर्व किया, तो हमें ये पता चला कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में फर्क इतना है कि एक में इंडिविजुअल बायर कंज्यूमर होता है, दूसरे में पूरी मार्केट की बात होती है। ठीक है ना, दूसरी हमने ये देखी कि इनमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों कहती हैं कि डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए होती है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है ऑपोजिट रिलेशनशिप। दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस डिक्रीज होगा। इसी कारण क्या हो रहा है, इसी कारण हमारी पूरी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, इसके कारण ही हमारी प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है।
दैट मीन्स एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा बाय डिफॉल्ट डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये तो हमने पढ़ी इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। फिर आई हमारी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसी होती है। हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है वो तो हमने अभी देख लिया, क्योंकि दोनों में यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए हमारी डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है ना, यहीं पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। वही जो अब तो हमें रिवाइज भी हो गया कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकलती है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकलती है चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। चेंज इन पी का मतलब है प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना है, चेंज इन क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, कि क्वांटिटी में कितना फर्क आया। ठीक है, ये दोनों मिलके हमें बताती है हमारी डिमांड कर्व की स्लोप कैसी है। ठीक है, the ratio between change in price corresponding to a unit change in quantity demanded of a commodity, यानी change in P upon change in Q which is in negative, please भूलना मत, this is in negative Q because they have inverse relationship। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये डायग्राम यानी ये फॉर्मूला हमें ये बताता है, ये हमें रेशियो बताता है चेंज इन प्राइस और साथ में चेंज इन क्वांटिटी के बीच में इन दोनों में कैसे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है ना, जब हमने स्लोप देखी तो हमने उसके साथ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखी कि हमें चेंज इन पी कैसे मिलेगा, चेंज इन क्यू कैसे मिलेगा, और हमारी जो स्लोप होती है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है ना, ये था जो हमने पिछले लेक्चर में किया। ठीक है ना, आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे डिमांड फंक्शन से, या कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड्स के क्या फंक्शंस होते हैं या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिल्कुल आगे डिमांड आराम से इजीली जल्दी समझते हैं कि होते क्या है। ठीक है ना, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कहता डिमांड फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप बताता है, किसका रिलेशनशिप बताता है, वो रिलेशनशिप बताता है किसी कमोडिटी को डिमांड करना और साथ में उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है डिटर्मिनेंट्स होते क्या है, वो आपको धीरे धीरे आगे समझ लगेगा व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स इन दिस। ठीक है, वो कह रहा है डिमांड फंक्शन बताता है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी यानी कमोडिटी को जो आप डिमांड कर रहे हो और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसको कहते हैं हम डिमांड फंक्शन। ठीक है, इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू से ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और अदर डिटर्मिनेंट्स। वो कहता है ये शो करता है कि कोई कमोडिटी जब हम डिमांड कर रहे हैं तो क्या फैक्टर्स, क्या डिटर्मिनेंट्स उस पर असर डाल रहे हैं, जैसे कि उस कमोडिटी का खुद का प्राइस, जैसे कि हमारी इनकम लेवल। ठीक है, ऐसे और भी फैक्टर्स आएंगे कि हम उस कमोडिटी को आखिर डिमांड कर क्यों रहे हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनको चलते हुए हम वो कमोडिटी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सब कौन बताता है, ये सब बताता है हमें डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब डिमांड की बात हो रही है, ऑब्वियसली डिमांड दो हिस्सों में बांटी हुई है हमने, एक स्मॉल ग्रुप विच इज इंडिविजुअल मार्केट और एक लार्ज ग्रुप विच इज मार्केट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात भी करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स भी दो हिस्सों में डिवाइड होंगे। पहला है इंडिविजुअल क्या डिमांड फंक्शन देना चाहता है, यानी इंडिविजुअल के डिमांड फंक्शंस क्या है, फिर मार्केट के डिमांड फंक्शंस क्या है। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल की बात करें, एक इंडिविजुअल अपने क्या एस्पेक्ट्स देखेगा, वो अपनी नीड देखेगा, ठीक है, वो प्राइस देखेगा और वो अपनी इनकम देखेगा। लेकिन मार्केट एज अ होल की जब बात करें तो मार्केट एज अ होल में और बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स आते हैं जो इंडिविजुअल नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक ह्यूज लेवल पे है, एक हाई लेवल पे है, इसलिए मार्केट के फंक्शंस इंडिविजुअल के फंक्शन से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है ना, corresponding to two aspects of demand which is individual demand and market demand, we have two types of demand functions।
क्योंकि डिमांड दो हिस्सों में बांटी हुई है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, इसीलिए डिमांड फंक्शंस भी दो हिस्सों में बंटे हुए होंगे, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अब डिमांड पढ़ने जा रहे हैं। मैं प्लीज कहूंगी डिमांड फंक्शंस मोस्टली बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं क्योंकि वो बीच में भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आई होप प्लीज डिमांड फंक्शन ध्यान से सुनना, ध्यान से पूछ, कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, बिकॉज डिमांड फंक्शन इज वेरी नेसेसरी। ओके, शुरू करते हैं अपना इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आता क्या है, वो होता क्या है। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए, इंडिविजुअल मीन्स वन बायर या वन कंज्यूमर, यानी एक ही इंसान की बात हो रही है। ठीक है, individual demand function show how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinants. It is expressed as under. वो कह रहा है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है कि एक कंज्यूमर या एक बायर किस तरीके से उसकी डिमांड पे क्या चीजें फर्क डाल रही हैं, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेस होते हैं इस तरीके से, विच इज dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में px pr/y/t/e। अब इतने सारे सिलेबल्स, कंफ्यूजन तो बहुत होगी कि ये होता क्या है, लेकिन हम तो आराम से समझेंगे, हमें तो समझ आ जाएगी, है ना। आराम से देखते हैं होते क्या है। पहली बात dx क्या होता है, dx का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी x, यानी x की हमने कितनी क्वांटिटी डिमांड की है उसको हम सिंबलाइज करते हैं एज dx। ठीक है, f का मतलब यहाँ पे होता है फंक्शन। ठीक है, f रिप्रेजेंट एज फंक्शन। ठीक है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट्स। ये 5 प्रोडक्ट्स अब होते क्या है, पहला है px तो हमें क्लियर है, px क्या होता है, px इज प्राइस ऑफ कमोडिटी x। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि px का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी x। नाउ इज pr क्या होता है, pr मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी उसके साथ जो उसके रिलेटेड गुड्स है उनका प्राइस क्या है। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब हम मार्केट कोई चीज बाय करने जाते हैं हम साथ में उसके रिलेटेड चीजों का भी पहले प्राइस देखते हैं कि उनका हमारे साथ क्या प्राइस लेवल मैच हो रहा है, फिर हम अपने किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी पीआर को बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। पीआर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, देन इज वाई अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, अगर अब भी प्रॉब्लम है। वाई मीन्स इनकम, यानी आपकी इनकम कितनी है, आपके टोटल मंथली कितना आप अर्न करते हो, वो होती है आपकी इनकम, जिसको इकोनॉमिक्स में सिलेबल हम देते हैं वाई। ठीक है, इनकम इज रिप्रेजेंटेड विद सिलेबल वाई। ठीक है, देन इज टी क्या होता है, टी मीन्स कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है, क्या टेस्ट है, क्या उसको ये चीज बहुत पसंद है, क्या उसको ये चीज थोड़ी पसंद है, क्या वो इसको ज्यादा प्रेफर करता है या वो उसको थोड़ा सा प्रेफर करता है। ठीक है, देन इज ई, लास्ट वन इज ई। व्हाट इज ई, ई का मतलब है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, यानी उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फैक्शन मिलने की एक्सपेक्टेशंस है, वो रिप्रेजेंट करती है ई। ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन 5 चीजों से बना हुआ होता है। एक होता है px विच इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक होता है pr यानी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, एक होता है y दैट इज योर इनकम, एक होता है t दैट इज योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड लास्ट इज e मीन्स एक्सपेक्टेशंस, यानी उस प्रोडक्ट से आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दीज 5 आइटम्स, यानी क्वांटिटी डिमांड हम जितनी x की कर रहे हैं वो इन 5 फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है, इस 5 फंक्शंस को देखकर किया जाता है। ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में ये 5 थिंग्स मेजर रोल प्ले करती हैं एक कंज्यूमर को इस डिसीजन पे पहुंचाने के लिए क्या वो चीज बाय करेगा या नहीं। ठीक है,
पहली बात, प्राइस ऑफ ओन गुड होता क्या है, इन सबको समझते हैं, ठीक है। यानी हम ये जो हमने 5 आइटम्स पढ़ी अपनी PX, PR, Y, T, इन्हें थोड़ा इलेबोरेट करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं होता है, ठीक है ना। पहला पढ़ते हैं PX, जिसको हम कहते हैं ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है ना। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी को हम PX भी कहते हैं। PX मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी X, ठीक है। Other things being equal, with the rise in own price of the commodity, its demand contracts, and with the fall in its own price, the demand extends. वो कहता है प्राइस का इस तरीके से असर पड़ता है कमोडिटी का, यानी आप जो कमोडिटी खरीदने जा रहे हो उसके प्राइस का आप पे ऐसा फर्क पड़ता है कि अगर तो प्राइस बढ़ रहा है तो आप क्वांटिटी कम लेंगे, ठीक है ना। और अगर प्राइस कम हो रहा है तो आप क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। इसके कारण अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा सिचुएशन चलेगी, ठीक है। The inverse relationship between own price of the commodity and its demand is called law of demand. सबसे important चीज, what is law of demand? Law of demand basically होता है the inverse relationship. ये तो हमें पता ही चल गया इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशनशिप को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। यानी प्राइस किसी कमोडिटी का और साथ में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब है प्राइस, आई होप ये क्लियर है। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी का कैसे फर्क पड़ता है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। समझ लगी कि PX कैसे असर डालता है, आई होप ये क्लियर है। PX कैसे असर डालता है। देन इज PR। PR क्या था हमारा, PR वॉज आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। हमारा PR था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं देखते हैं, ठीक है ना। डिमांड फॉर कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कहता डिमांड हम जो चीज की करने जा रहे हैं उसकी डिमांड पे असर पड़ता है अगर रिलेटेड गुड्स पे भी फर्क पड़े तो, ठीक है। अब रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं, रिलेटेड गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब दोनों वर्ड्स तो हमने बहुत सुने हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री, पर होते क्या हैं पहले मैं आपको ऐसे समझाती हूँ विद एन एग्जाम्पल कि दोनों होते क्या। सब्स्टिट्यूट गुड्स की एग्जाम्पल होती है, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। फॉर एग्जाम्पल आप चाय पीने गए हो लेकिन आपको चाय मिली नहीं, उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट में आपने कॉफी पी ली। दिस इज सब्स्टिट्यूट। जब आप किसी चीज को रिप्लेस कर दो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यानी उस चीज को रिप्लेस करना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है कि जो आप कमोडिटी खरीद रहे हो उसके साथ जो कमोडिटी हैंड बाय हैंड चलती है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं पेन एंड रिफिल, ठीक है। रिफिल के बिना पेन चलेगा नहीं, एंड पेन के बिना रिफिल किसी काम की नहीं, इसीलिए दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी वो गुड्स जो इकट्ठे चलते हैं, कंबाइन चलते हैं, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब समझते हैं विद इकोनॉमिक्स में ये दोनों होती क्या है, ठीक है। पहली है सब्स्टिट्यूट गुड्स। These are the goods which can be substituted for each other, such as tea and coffee। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो चीजें जो सब्स्टिट्यूट हो सके, जिनका हम रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि टी एंड कॉफी, जैसे कि बॉल पेन या जेल पेन, यानी हम इंक पेन, इन दोनों में भी सब्स्टिट्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉल पेन नहीं मिल रहा, जेल पेन से काम कर लो। काम तो दोनों ने एक ही करना है लेकिन दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी अगर ये नहीं मिला तो वो सही, ठीक है। इन केस ऑफ सच गुड्स, increase in the price of one causes increase in demand for the other, and decrease in the price of one causes decrease in the demand for other।
अरे ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ। चलो ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी टी एंड कॉफी की। लेट्स सपोज हम पहले हम चाय पीने गए, चाय की प्राइस थी लेट्स सपोज 50 रुपीज, नॉर्मल चाय पीने का। अब हमें प्राइस बहुत ज्यादा लग रही है कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा है, और उसी टाइम पे सेम टाइम पे कॉफी का प्राइस है 30 रुपीज। ठीक है, तो आपने क्या किया, पीने आप चाय गए थे, लेकिन क्योंकि टी का प्राइस ज्यादा है, ठीक है, टी का प्राइस ज्यादा होने के कारण आपने उसको डिमांड नहीं किया, आपने कॉफी को डिमांड किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड का जब प्राइस बहुत ज्यादा होता है ना, तो हम हमेशा उसके सब्स्टिट्यूट गुड को ज्यादा डिमांड करते हैं। दैट मीन जो हम कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं, अगर उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट का प्राइस उस टाइम पे उससे कम होगा। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है और उसके सब्स्टिट्यूट की तब क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी आप अगर एक्स प्रोडक्ट लेने गए हो, ठीक है, और वाई जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, कि अगर एक्स ना मिला तो वाई से काम चल जाएगा। वाई का एक्स का प्राइस इज 100 रुपीज, ठीक है, और वाई का प्राइस एट द सेम टाइम इज 80 रुपीज। अब एक्स का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, एक्स का प्राइस इंक्रीज होने से क्या हुआ, वाई की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि एक्स तो बहुत महंगा होता जा रहा है, तो ऐसा कहते हैं वाई एक्स बाय कर लेते हैं, कि वाई तो सेम काम ही कर रहा है, बस उसका सब्स्टिट्यूट है। क्या हुआ, एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है ना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम प्राइस में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कमोडिटी में फिर कभी ना कभी कर देते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, वाई एंड अगर एक कमोडिटी का डिमांड डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये हमने अभी एग्जांपल ली कि एक्स की पहले प्राइस 100 था और वाई का 80, अब उल्टा हो गया, एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, एक्स का प्राइस उन्होंने 60 कर दिया और वाई का सेम ही है। तो क्या होगा, एक्स का प्राइस डिक्रीज होने से क्या हुआ, वाई की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि अब वाई एक्स से ज्यादा महंगा है, तो लोग फिर से एक्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और एक्स को ज्यादा बाय करने लग पड़ेंगे। ठीक है, इस कारण समझ आइए क्या होता है, दैट मीन्स एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटी होगी उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है लेट्स सपोज कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ, increase in the price of the coffee, for example, will increase the demand for tea. The consumer will shift from the consumption of coffee to the consumption of tea. ये तो ह्यूमन नेचर है, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी क्या हुआ, कॉफी का प्राइस बढ़ने से उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी यानी टी जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि कंज्यूमर्स ने कहा वाई तो बहुत महंगा हो गया है, तो वाई की जगह हम एक्स कंज्यूम करेंगे अब। ठीक है, इस कारण क्या होता है, अगर आपको ये समझ आया होगा कि अगर एक का प्राइस बढ़े तो उसके सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स की ये चीज समझने में, लेकिन इसको दोबारा आपको इजीली मैं समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉफी एंड टी, कॉफी का प्राइस अब इंक्रीज होके हो गया है 80 रुपीज एंड टी का प्राइस 50 रुपीज। कॉफी का प्राइस बढ़ने से लोगों ने कहा कि कॉफी और मुझे नहीं चाहिए, मैं टी कंज्यूम कर लूंगी क्योंकि कॉफी बहुत महंगी है। इस कारण क्या हुआ, कॉफी का प्राइस बढ़ा तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज टी, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है ना, अब उन्होंने क्या किया, जो एक्स वाई बना रहे थे कमोडिटी, उन्होंने कहा कि यार हमारी डिमांड कम हो रही है, तो क्या करते हैं हम इसका प्राइस डिक्रीज कर देते हैं। तो अब जब वाई का प्राइस डिक्रीज होगा तो लोग फिर से वाई की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, एक्स को छोड़ देंगे।
है ना, जिस कारण क्या होगा, y का प्राइस डिक्रीज होने से x की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप अब क्लियर है व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना। देन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों रिलेटेड गुड्स की ही टाइप्स हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हमने गुड्स समझ लिया, अब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एंड फॉर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इकट्ठे डिमांड किए जाते हैं, जो सेपरेटली डिमांड नहीं किए जाते। ठीक है ना। पेन एंड इंक और ब्रेड एंड बटर मे बी cited एज एग्जाम्पल। कहते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पेन और रिफिल इकट्ठे ही डिमांड होगी ना, ये थोड़ी कहोगे कि सिर्फ पेन की बॉडी दे दो मुझे रिफिल नहीं चाहिए, है ना, या ये भी नहीं कहोगे कि सिर्फ रिफिल दे दो पेन की बॉडी नहीं चाहिए। जब दो कमोडिटीज इकट्ठे चलते हैं, उनकी डिमांड इकट्ठे की जाती है, तो उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे डिमांड हो रही हैं। ठीक है ना। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन causes increase in the demand for the other. ठीक है, and rise in the price of one causes decrease in the demand for the other. अच्छा, अब ये समझते हैं, इसको लिखने से पहले पहले हम यहाँ पे ना अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी लिख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनके रिलेशन को लेके। ठीक है, इनकी कमोडिटीज के रिलेशन को लेके मोस्टली कंफ्यूजन की जाती है। सब्स्टिट्यूट वाले में हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूट में हमने पढ़ा कि x का प्राइस इंक्रीज होगा तो y की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे x का प्राइस डिक्रीज होगा तो यहाँ y की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। वेयरएज ये था हमने जो सब्स्टिट्यूट में पढ़ा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइजेस, इट डिमांड विल फॉल। ठीक है, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर इंक विल ऑल्सो फॉल। कहते हैं, अब हमने पढ़ा पेन और इंक इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। ठीक है ना, हमने ये भी पढ़ा पेन और रिफिल इकट्ठे चलते। अब लेट्स सपोज एक्स वाला इज आवर पेन एंड वाई इज आवर रिफिल। ठीक है, अब देखो, अब अगर पेन का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो रिफिल की क्वांटिटी ऑब्वियसली, पेन का प्राइस इंक्रीज होने से क्या हुआ, पेन भी खरीदना कम कर दोगे। अब पेन खरीदना कम कर दोगे तो क्वांटिटी, तो फिर रिफिल किस काम की, तो रिफिल भी खरीदना कम कर देंगे, है ना। इस कारण क्या हुआ, जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी की क्वांटिटी गिर गई। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कई बार, पर है बिल्कुल नहीं। सिंपल भाषा में कहूं तो अगर पेन का प्राइस बढ़ेगा, यानी अगर पेन महंगा हो गया तो हम पेन भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि महंगा है। अब पेन नहीं खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड विच इज रिफिल, ठीक है, रिफिल भी नहीं खरीदेंगे। रिफिल नहीं खरीदोगे तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब समझ लगी कि प्राइस पेन का बढ़ने से ना हम पेन खरीदेंगे ना हम रिफिल खरीदेंगे, जिस कारण क्या हुआ, रिफिल की क्वांटिटी गिर गई, यानी पेन का प्राइस बढ़ने से रिफिल की क्वांटिटी गिर गई। समझ लगी। अब वाइसा वर्सा सिचुएशन कैसे, अब पेन का प्राइस फॉर एग्जांपल लो हो गया है, यानी पेन सस्ता हो गया है। पेन के सस्ते होने से क्या हुआ, रिफिल की क्वांटिटी बढ़ गई। अब ऐसा क्यों, अब पेन सस्ता होगा तो एक बार में हम ज्यादा पेन खरीद लेंगे, ज्यादा पेन खरीदेंगे दैट मीन्स हम रिफिल भी ज्यादा खरीदेंगे। इस कारण क्या हुआ, रिफिल की क्वांटिटी भी बढ़ गई। ठीक है, यानी एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से उसी की कॉम्प्लीमेंट्री चीज की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, और वाइसा वर्सा सिचुएशन कैसी, अगर एक कमोडिटी की
प्राइस डिक्रीज हो गई है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको ध्यान से समझो। इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर पूछना, क्योंकि इसमें मोस्टली प्रॉब्लम आती होती है कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में फर्क बहुत लोगों को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी दोनों में हैंड बाय हैंड चलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर एक गुड महंगा होगा तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हम ना वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री खरीदेंगे। ठीक है ना। और अगर सेम प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया तो वो प्रोडक्ट हम ज्यादा खरीदेंगे, जिसके कारण हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की भी डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। इस कारण कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप इनवर्स रिलेशनशिप देखोगे और सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप इक्वल रिलेशनशिप देखोगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ कि क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब एक टेबल के थ्रू समझते हैं, दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हौच पौच हो रहा है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दोनों है क्या। ठीक है, पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं एक एक करके पढ़ेंगे, फिर थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, जो एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स रिप्लेसमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के साथ चलते हैं, वो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, when price of substitute good increases, demand for the given product rises। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है ना, यानी एक्स कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ी तो उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी वाई की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वेयरएज कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में when price of a complementary good increases, demand for the given good falls। कॉम्प्लीमेंट्री में ये होता है कि अगर एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ी तो ना ही हम वो बाय कर रहे हैं ना ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री ना बाय करने के कारण क्या हुआ, क्वांटिटी गिर गई। दैट मीन्स एक की प्राइस बढ़ने से दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दोनों में फर्क पता लगा। सब्स्टिट्यूट हैंड बाय हैंड चलते हैं, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री में एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज कर गया तो क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, उल्टे चलते हैं एक दूसरे के। एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी उसकी प्राइस बढ़ी तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन एंड इंक पेन, ये हैं सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पेन और इंक, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैंड बाय हैंड चलते हैं। ठीक है, अब बिना पेट्रोल के कार किसी काम की नहीं, और बिना कार के पेट्रोल का क्या करोगे। ठीक है ना, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हैंड बाय हैंड चलते हैं। ठीक है, आई होप अब क्लियर होगा व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल का डिमांड फंक्शंस, उसके पढ़ रहे थे हमने 5 डिमांड फंक्शंस किए थे। हमने 2 तो कर लिए हैं, एक हमने कर लिया है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, एक हमने कर लिया है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड में हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड फंक्शन जो इसमें आता है दैट इज वाई। वाई क्या था हमारा, वाई वॉज अ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इनकम कैसे फर्क डालती है। ठीक है, चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर द डिफरेंट गुड्स। ऑब्वियसली हमारी इनकम चेंज होगी तो हमारी डिमांड पे भी असर पड़ेगा, है ना।
क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे, इनकम अगर कम हो जाएगी तो डिमांड कम करेंगे, है ना। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। कहते इनकम का क्या असर पड़ता है कि जब इनकम बढ़ती है तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर इनकम कम हो तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठेगा, मैम नॉर्मल गुड्स होते क्या हैं, व्हाट आर नॉर्मल गुड्स, सारे तो गुड्स नॉर्मल, पर ये नॉर्मल गुड्स अलग टर्म क्यों यूज की गई है, ये समझते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। उससे पहले ये डेफिनेशन पूरी कर ले, फिर देखते हैं नॉर्मल गुड्स होते क्या हैं, ठीक है। On the other hand, the demand for inferior goods like coarse grains tends to decrease with increase in income and vice versa। कहते लेकिन दूसरे हाथ इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, लेकिन इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, और वाइस वर्सा सिचुएशन। अब यहाँ पे दो टर्म्स आई मेजर, दैट इज नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स होते क्या हैं, इनमें क्या फर्क है, इनका क्या ऐसी चीज है जो जो इनकम हमारी वो इन पे ऐसे असर डाल रही है, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनकम अगर इंक्रीज करेगी तो नॉर्मल गुड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, नॉर्मल गुड की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो इंफीरियर गुड की क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स हैं क्या, ठीक है। नॉर्मल गुड्स आर दोस in case of which there is a positive relationship between income and quantity demanded, other thing remaining constant, quantity demanded increases in response to increase in consumers income and vice versa। नॉर्मल गुड्स का बेसिक मतलब अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया जाए, नॉर्मल गुड्स का मतलब है नेसेसिटी गुड्स, ठीक है। क्या होता है, इनकम बढ़ने से क्या होता है, हमारी नेसेसिटी गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती, ठीक है। इसीलिए नॉर्मल गुड्स के कंसेप्ट में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के कंसेप्ट में इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो आप चीज ज्यादा खरीद पाएंगे, इसलिए इनकम के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड नॉर्मल गुड्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिस कारण इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। देन इस इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, inferior goods are those in case of which there is a negative or inverse relationship between income and quantity demanded, other things remaining constant, quantity demanded decrease in response to increase in consumers income। कहते हैं इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स प्राइस इनकम बढ़ने से आप इन सब की क्वांटिटी कम डिमांड करना शुरू हो जाते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनकी हम कम क्वांटिटी डिमांड करनी शुरू हो जाते हैं। इंफीरियर गुड्स का बेसिक मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे हम राइस लेने गए, ठीक है। अब आपको पता होगा मार्केट में राइस के अलग अलग प्राइस हैं, ठीक है। ए ग्रेड राइस फॉर एग्जांपल 150 के लेके चलते हैं कि 150 रुपीज पर केजी के आ रहे हैं राइस, लेकिन हमारा प्रीमियम लेवल पे, ठीक है। और जो नॉर्मल राइस है यानी लो लेवल राइस, उनका प्राइस इस टाइम पे 40 रुपीज। तो क्या होता था, पहले जब इनकम कम होती थी तो कंज्यूमर क्या करता था, वो नॉर्मल ये वाले राइस यानी नॉर्मल प्राइस यानी लो ग्रेड राइस लेके उससे काम करके उसको कंज्यूम करके अपना काम कर लेता था, ठीक है। लेकिन अब हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारी लिविंग, हमारी लेवल ऑफ लिविंग यानी हमारी लाइवलीहुड कैसा है उसमें भी थोड़ा चेंज आता है, ठीक है। इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि यार बहुत लो ग्रेड राइस खाता था, थोड़े से अब अच्छे खा के देखते हैं, 150 नहीं, ऐसा करते हैं अब थोड़े महंगे वाले राइस खा के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 80 वाले राइस थोड़े कंज्यूम करते हैं, अब 40 नहीं, अब 40 बहुत लो ग्रेड हो गया, थोड़ा इंक्रीज करते हैं। यही ये गुड्स जब आपकी इनकम बढ़ने से इन गुड्स की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, इनको कहते हैं इंफीरियर गुड्स।
यानी वो गुड्स जो आप कंज्यूम करते थे पहले क्योंकि आपकी इनकम कम थी, लेकिन इनकम बढ़ने से क्या हुआ, अब आप उन कमोडिटीज को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, इन्हें कहते हैं इंफीरियर गुड्स। जिस कारण क्या होता है, इनकम और इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यानी इनकम बढ़ेगी तो इनवर्स कमोडिटीज की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इनकम कम हो गई तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है ना, नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी द एसेंशियल फॉर लाइफ। नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी एसेंशियल फॉर लाइफ, दैट मीन्स नॉर्मल गुड्स जो है वो जरूरी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, inferior goods are essential of life. In other words, people buy inferior goods largely because there are essentials of life. Normal goods यानी वो goods जो लाइफ में essential नहीं है, that means खरीद रहे हो तो भी अच्छा है, नहीं खरीद रहे हो तो भी ठीक है, यानी essential नहीं। inferior goods वो goods हैं जो necessity हैं लेकिन low grade हैं। ठीक है, inferior goods यानी वो goods जो essential हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, in case of normal goods, there is always inverse relationship between own price of the commodity and quantity demanded, जिसको हम कहते हैं law of demand। ठीक है, वो कहता है नॉर्मल गुड्स में हमेशा लॉ ऑफ डिमांड चलता है। दैट मीन्स कमोडिटी की प्राइस और कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, whereas inferior goods, in case of inferior goods, there may or may not be an inverse relationship between own price of a commodity and quantity demanded. Law of demand may fail। कहते हैं inferior goods में law of demand fail हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे inverse relation हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, inferior goods कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड चलता भी है और नहीं भी चलता। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं। इंफीरियर गुड्स का इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है, वो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो सकता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स पे पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है व्हाट इज नॉर्मल गुड्स एंड व्हाट इज इंफीरियर गुड्स। ठीक है, हमने अभी तक थ्री फंक्शंस अपने पढ़ लिए इंडिविजुअल डिमांड के। हमने अपना PR पढ़ लिया, PX पढ़ लिया, Y यानी इनकम पढ़। सेकेंड लास्ट इज T क्या था हमारा, T वॉज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस का उसके डिमांड पे कैसे असर पड़ता है। ठीक है, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी कमोडिटी की डिमांड करनी इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कंज्यूमर का उसमें टेस्ट या प्रेफरेंस कैसा है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर आर कंज्यूम्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट। कहता कि हमारा टेस्ट या प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस कौन करता है, एडवर्टीजमेंट। ये तो फैक्ट है कि जब हम कोई चीज देखते हैं, जब हम कोई एड बार बार देखते हैं तो उसका हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन पे ट्रिगर करती है, जिसके कारण हमारी डिमांड बढ़ती है या कम होती है। ठीक है, अगर मोस्टली क्या होती है, डिमांड बढ़ती है क्योंकि एड्स इतनी अपीलिंग इस तरीके से बनाई हुई होती है कि हमारा मन करता है कि हम वो कमोडिटी बाय करने उसी टाइम पे। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण इन्फ्लुएंस करती है ये हमारी डिमांड पे। ठीक है, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस एटसेट्रा। वो कहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस को बहुत चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, एड को देख के, जैसे कि फैशन में चेंज आ जाता है, यानी हम जैसे कहते हैं ना ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज होने के कारण भी डिमांड में चेंज आता है।
है ना, क्योंकि ट्रेंड चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगी, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, है ना। थर्ड वन इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में चेंज आने से, अब गर्मी आ गई तो सर्दियों के कपड़े तो थोड़ी लोगे, है ना। इस कारण हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्लाइमेट से भी चेंज होती है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज न्यू इन्वेंशंस हो गए। न्यू इन्वेंशंस मीन्स नई नई टेक्नोलॉजी आने लग पड़ी, तो पुरानी टेक्नोलॉजी को क्यों यूज करेंगे जब नई टेक्नोलॉजी आ, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें असर डालती हैं हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, ठीक है। Other things being equal, demand for those goods increase for which consumer develops strong taste and preference. कहता उन चीजों की डिमांड इंक्रीज कर जाती है जो कंज्यूमर को बहुत पसंद आने लग पड़ती है, जो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई कमोडिटी, एक कंज्यूमर है, वो कोई कमोडिटी खरीदने गया, उसने उस कमोडिटी को कंज्यूम किया तो उसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वो कमोडिटी उसकी प्रेफरेंस बन गई। अब उसे हर टाइम पे वही कमोडिटी चाहिए, जिस कारण क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस और उसका टेस्ट उस कमोडिटी को लेके बढ़ गया है, चेंज हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण उसकी डिमांड इंक्रीज कर गई है, ठीक है ना। Contrary to it, if taste or preference of a product is fading, decreasing, its demand will decrease. कहते हैं इसी का ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आप पहले बहुत कंज्यूम करते थे, आपको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब आपको वो चीज नहीं अच्छी लगती, अब आपका मन नहीं करता वो खाने का, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस बदलने से उस कमोडिटी की डिमांड भी कम हो गई है, ठीक है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने से क्या हुआ, कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज कर, ठीक है। ये असर होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारी डिमांड पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी कमोडिटी का टेस्ट और प्रेफरेंस आपकी तरफ बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अगर उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का हम पे कैसे असर पड़ता है, ठीक है ना। देन इज लास्ट वन वाज ई क्या था हमारा, एक्सपेक्टेशंस, कि उस कमोडिटी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे। If the consumer expects a significant change in the availability of the concerned commodity in the near future, he may decide to change his present demand for the commodity. कहते अब हम नॉर्मल कंज्यूमर्स ऑब्वियसली कोई चीज बाय करते हैं तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बाय करते हैं, ठीक है। वो कहता अगर वो कोई कमोडिटी लेने गया है और उससे कोई मेजर चेंज या कोई एक्सपेक्टेशन चेंजिंग लग रही है फ्यूचर में, तो उसकी अभी के डिमांड में बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज लेके चलते हैं, जैसे अभी मार्केट में, जैसे अभी पीछे मार्केट में क्रिप्टो का बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी डिमांड। क्यों, उन्हें लग रहा था क्रिप्टो आगे मार्केट में जाके बहुत इंक्रीज होने वाली है, क्रिप्टो बहुत इंक्रीज होगी। इसके कारण उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि क्रिप्टो बहुत इंक्रीज होगी, तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई, वो ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करना शुरू हो, ठीक है। इस कारण एक्सपेक्टेशंस का भी फ्यूचर को नजर रखते हुए भी आपकी डिमांड पे बहुत फर्क डलता है, ठीक है। प्रैक्टिकली इफ कंज्यूमर फेयर्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, he may raise his present demand or commodity at its existing price. इस लाइन का मतलब है, लेट्स सपोज सिचुएशन, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन लेके चलते हैं, कोरोना टाइम पीरियड। जब कोरोना टाइम आया था और हमें लॉकडाउन का पता लगा था, तो सब लोगों ने क्या किया था, सबने अपने फूड स्टोरेज, अपने राशन सब भरना शुरू कर दिया था, कि अगर वो पहले 1 kg ले रहे थे तो अब 3-4 kgs तो बाय हो रही थी, इवन 2-3 तो हो ही रही थी, क्योंकि लॉकडाउन की बात आ गई थी कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो क्या हुआ, हमारी अभी के प्रेजेंट अब एग्जिस्टिंग प्राइस पे हमने क्या किया, डिमांड इंक्रीज कर, क्योंकि जब हमें पता लगे कि नियर फ्यूचर में एक्यूट शॉर्टेज यानी उस चीज की कमी होने वाली है, यानी वो चीज हमें मिलनी कम होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसा लगे कि अपकमिंग फ्यूचर में हमें वो चीज
कब मिलेगी, शॉर्टेज होने वाली है इस चीज की, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंटली ही उस चीज को बहुत ज्यादा बाय कर लेंगे ताकि आगे जब हमें शॉर्टेज मिले तो हम उसको सरवाइव कर सकें। ठीक है, दैट मीन्स अगर फ्यूचर में आपको उस कमोडिटी में लग रहा है कि शॉर्टेज आने वाली है और आप प्रेजेंट में ही बहुत ज्यादा उसे बाय कर लो, इस कारण भी असर पड़ता है एक्सपेक्टेशंस का हमारी डिमांड पे। ठीक है, यानी हम फ्यूचर को नजर रखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि अब हमें डिमांड कैसे कर। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड अभी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी कि ये चीज हमें नहीं मिलेगी इस प्राइस पे, तो इसी प्राइस पे यानी जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है उसी पे हम क्वांटिटी ज्यादा डिमांड कर लेंगे ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस का भी डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आई होप आज हम यहाँ तक क्लियर है, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। ठीक है, यहीं पे आज समझते हैं आज हमने किया क्या। ठीक है, आज हमने पढ़ा है अपना इनकम, अपने 5 फैक्टर्स, अपने डिमांड फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, आज हमने अपने डिमांड फंक्शंस पढ़े। हमने पढ़ा डिमांड फंक्शंस 2 हिस्सों में बंटे हुए हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक है मार्केट डिमांड फंक्शन। हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन यानी एक इंडिविजुअल की डिमांड पे क्या क्या चीजें फर्क डालती। हमने देखा एक इंडिविजुअल की डिमांड पे 5 चीजें फर्क डालती। पहली इज प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी जो इंडिविजुअल बाय करना चाहता है। ठीक है, सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी उस कमोडिटी से रिलेटेड जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस। रिलेटेड गुड्स में हमने पढ़ा रिलेटेड गुड्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड यानी जो दूसरे की रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी जो हैंड बाय हैंड चलता है, जो दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करता है। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था, पहला हमारा था कमोडिटी का प्राइस, दूसरा था उसके रिलेटेड गुड्स, एंड थर्ड वन वाज आर इनकम कि हमारी इनकम कैसे इन पे फर्क डालती है। ठीक है, इनकम पढ़ने के बाद हमने देखा इनकम में 2 अलग गुड्स आते हैं, दैट इज इनकम गुड, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। ठीक है, हमने ये समझा कि हमारे नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और हमारे इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा फोर्थ पॉइंट हमारा था जो हम इंडिविजुअल की डिमांड पे फर्क डाल रहा है, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसकी डिमांड पे कैसे असर करता है। ठीक है ना, एंड लास्ट वाज आर एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशंस कैसे कंज्यूमर की डिमांड पे फर्क डालती हैं। हमने देखा कि अपकमिंग फ्यूचर को नजर रखते हुए जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब हम डिमांड करते हैं, उसका असर कंज्यूमर की प्रेजेंट डिमांड पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण एक्सपेक्टेशंस का भी कंज्यूमर पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, आज हमने यही सब किया। आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना मार्केट डिमांड फंक्शन एंड आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। And if you have any doubt, please ask me in the comment section and I'll try to solve them as soon as I can. Okay, thank you and please like and subscribe.